Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily News Analysis and Explanation. आज 28 जनवरी एंड डे इज़ फ्राइडे. आज हम कवर करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स को इन नोट्स से. सबसे पहले हम नोट्स में हमारी टर्म्स को कवर करते हैं, तो हम उसी को पहले स्टार्ट करते हैं. कल हमने बी वाली टर्म से स्टार्ट कर लिया था, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. तो पहली टर्म है बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट बहुत ही बेसिक टर्म है. इसके अंदर मीनिंग ये होता है, एक ही पूरी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर कंपनी का पूरा सब कुछ लिखा होता है कि कंपनी क्या क्या असेट्स ओन करती है, कंपनी क्या क्या लायबिलिटीज़ इंकर करती है और कितनी कंपनी की कैपिटल चल रही है. ये 3 हेडर्स में मेनली कंपनी का पूरा बैलेंस शीट डिवाइडेड होता है. और इसके अलावा मतलब अगर आप डिटेल के अंदर जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर जा सकते हैं, बट ये बेसिक पॉइंट होते हैं इसके. और इसका जो मेन काम होता है बैलेंस शीट का एक कंपनी के लिए, वो होता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाना. एक और टर्म चलती है इसके अंदर, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताना. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए जो स्टेटमेंट यूज़ की जाती है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं. तो वो सब चीज़ें बैलेंस शीट के अंदर आती है. हम एक बार पढ़ भी लेते हैं. अ स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन, ये मैंने बता दिया, एट अ स्पेसिफाइड पॉइंट इन टाइम. एसेंशियली इट शोज द कंपनीज असेट्स, लायबिलिटीज़ और डेट एंड ओनर सप्लाइड कैपिटल और इक्विटी. तो यहाँ पर भी वही चीज़ हाईलाइटेड है. पहली बात तो फाइनेंशियल पोजीशन, एंड सेकेंड थिंग इज असेट्स, लायबिलिटीज़ एंड आपका ओनर सप्लाइड कैपिटल. तो ये आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा. आगे चले तो बैंक्स बहुत ही बेसिक टर्म है. एक बैंक डेफिनेशन वाइज सिर्फ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर सेवर्स अपना पैसा डालते हैं, डिपॉजिट करते हैं और वो आगे किसी को लोन और फंडिंग के रूप में पैसा देते हैं. तो उसके ऊपर वो जो इंटरेस्ट कमाते हैं और माइनस जितना वो सेविंग्स वालों को इंटरेस्ट देते हैं, तो वो बैंक्स का मेन कमाई का सोर्स होता है. और ये बैंक्स का पूरा बिजनेस मॉडल होता है बेसिक फॉर्म के अंदर. तो ये बैंक्स हो गया. आगे चले तो यहाँ पर बैरियर्स टू एंट्री. तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक टर्म है. इसके अंदर होता क्या है कि आप एक इंडस्ट्री के अंदर एक अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करते हैं जिसके अंदर आप ऐसा इंश्योर करना चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर और कोई कंपनी इसके अंदर ना आ पाए. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप कुछ बैरियर्स सेट कर सकते हैं. जैसे हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट की कंपनी है, उसको कोई लाइसेंस मिला हुआ है गवर्नमेंट से. तो फॉर एग्जांपल वो लाइसेंस गवर्नमेंट किसी और कंपनी को इशू ही नहीं करती, किसी भी कंपनी को इशू नहीं करती, चाहे वो गवर्नमेंट की कंपनी है चाहे वो प्राइवेट कंपनी कोई एस्टैब्लिश होना चाहती है. तो बिना लाइसेंस के कोई भी कंपनी उस सेक्टर के अंदर काम ही नहीं कर सकती. तो उस तरीके से कोई ये बैरियर्स टू एंट्री हो गया. इसका बेस्ट एग्जांपल है रेलवेज़ का. रेलवेज़ की परमिशन, स्टार्ट करने की परमिशन अभी थोड़े टाइम पहले से ही मिलना शुरू हुई है 2021 के अंदर ही, और अभी तक भी कोई अपना सक्सेसफुल पूरा रेलवे लॉन्च कर नहीं पाया. तो अभी तक गवर्नमेंट की उसके अंदर मोनोपोली चल रही है. जितने ज़्यादा बैरियर्स टू एंट्री होते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, उतने ज़्यादा वो नॉन कन्वेंशनल फील्ड होती है और उसके अंदर उतने ही ज़्यादा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली के क्रिएट होने की चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं. तो आई होप आपको ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गई होंगी पूरी. अब हम चलते हैं मेन नोट्स के ऊपर और कवर करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स को. इसके अंदर देखेंगे पहली न्यूज़ है आपकी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड. मैंने यहाँ पे साइड में मेंशन किया होता है कि किस एरिया से रिलेटेड पूरी न्यूज़ है, तो आपको बेटर क्लियरिटी मिल सकती है इसके अंदर. तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही न्यूज़ है. इसके अंदर बोला गया है दलाल स्ट्रीट. सो दलाल स्ट्रीट का बहुत ही अगेन मीनिंग है बेसिक स्टॉक मार्केट. इसके अंदर क्यों है क्या है तो मैंने आपको काफ़ी बार अब तो बता दिया है. इसके अंदर ये है कि इंडाइसिस मतलब इंडेक्स का प्लूरल होता है. तो आपका निफ्टी और सेंसेक्स की यहाँ पे बात करें तो वो स्पूक्ड बाय यूएस फेड्स टाइटर पॉलिसी सिग्नल. तो ये हमने कल काफ़ी डिटेल में देखा था कि यूएस की फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग के मिनट्स रिलीज़ हुए हैं उसके अंदर बोला ये गया है कि यहाँ पर कुछ टाइम के बाद मार्च वगैरह के आसपास वो अपना फेडरल रिजर्व पॉलिसी रेट बढ़ा सकते हैं. तो उसकी वजह से क्या है कि इंडाइसिस यहाँ पर भी आके स्पूक हो गए हैं. स्पूक मतलब थोड़ा गिर जाना. तो जैसे आप देखेंगे, अगर मैं आपको पहले डेटा ही बता देता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो अगर हम थर्सडे की क्लोजिंग प्राइसेस को देख रहे हैं तो यहाँ पर 1% डाउन रहा निफ्टी और 1% डाउन रहा सेंसेक्स. और इसके अंदर निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो 17,000 से ऊपर जाके क्लोज हो गया. हालांकि वो अगर हम पूरे इंट्रा डे की बात करें यानी कि विद इन द डे जो थर्सडे को चल रहा था, तो वो 16,866 लेवल्स पर भी गिर गया था. तो उस वहाँ से उठ करके बेसिकली 17,000 से ऊपर आना, इसका मतलब है कि मोमेंटम थोड़ा है पूरे निफ्टी पूरे इंडाइस के अंदर. बाकी उसके अलावा हम अगर ओवरऑल देखें तो 1% डाउन रहा. तो उसके बेसिस में हम कह सकते हैं कि नेगेटिव भी चल रहा है मार्केट के अंदर जो स्टांस चल रहा है फेडरल रिजर्व की पॉलिसी को लेकर. आगे चलेंगे यहाँ पर एयर इंडिया इन द टाटा हंगर. तो बेसिकली क्या है कि एयर इंडिया को टाटा ने, आप सभी को पता होगा, अक्वायर कर लिया है. अब इसके अंदर है क्या, इसके अंदर एक थोड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है जो मैंने लास्ट पॉइंट के अंदर लिख रखा है.
तो बेसिकली JRD टाटा जो है, इनको पूरा एविएशन के अंदर गॉड मास्टरमाइंड सब कुछ बोला जाता है पूरी उस इंडस्ट्री के अंदर। तो बेसिकली उन्होंने ही एयर इंडिया को स्टार्ट किया था 70 ईयर्स ऑलमोस्ट पहले। तो बेसिकली वो गवर्नमेंट ने वहाँ से उनसे ले ली थी और उसके बेसिस पे वो टाटा ग्रुप से अलग हो गई थी। तो उसके बाद JRD टाटा ने बहुत सारी और कंपनीज वगैरह स्टार्ट करी और पूरा टाटा ग्रुप बनाया। तो अब वापस से टाटा ग्रुप के पास ये एयर इंडिया आ गई है। तो ये एक उनके लिए एक इमोशनल या उस तरीके से भी एक पॉइंट है यहाँ पर। तो वो सब इसके अंदर लिखा हुआ था ज़्यादा आर्टिकल के अंदर। बाकी इसके अलावा फॉर्मेलिटीज़ इसकी थर्सडे को ही कंप्लीट हुई हैं, तो इसीलिए ये अगेन न्यूज़ के अंदर आया हुआ है। बाकी इसके अलावा उन्होंने अपनी जब स्पीच दी थी कि ये अक्वायर करने के बाद, तो उसके अंदर ये मोदी जी से मीट भी हुई थी, जो आपके इसके चेयरपर्सन है चंद्रशेखरन, और उन्होंने वहाँ पर अपना 100-डे प्लान भी बताया था। इसके अंदर ये उन्होंने नहीं मेंशन किया था कि वो किस किस दिन क्या क्या करेंगे, बट ओवरऑल उसका स्टांस जो था उन्होंने बताया था कि वहाँ पर वो ऑपरेशनल और सर्विस स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूविंग की बात करेंगे, ताकि पूरी कंपनी में एक मतलब प्रॉस्पेरिटी वापस से आ सके। तो आई होप आपको ये न्यूज़ क्लियर हो। इससे इस वाली न्यूज़ से क्या है कि अभी तो मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ, तो आज टाटा स्टॉक के अंदर, टाटा सन्स के अंदर मोमेंटम भी अच्छा खासा बना हुआ है और काफ़ी शेयर ऊपर जा रहा है। बाकी आगे चलें तो पे हाइक्स में गो बैक टू प्री कोविड लेवल्स। तो हमें बेसिकली पे हाइक्स की बात करी जा रही है। यहाँ पे टोटल सैलरी में जो इंक्रीमेंट होता है वो बेसिकली उस परसेंटेज के अंदर देखा गया है कि जितनी ऑलरेडी सैलरी है, तो उस बेसिस पे यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। तो वो अगर हम देखें तो एवरेज प्रोजेक्टेड रेज 9.4% पर चल रहा है, यानी कि 2022 के लिए आपका जो एवरेज जो आपका इंक्रीमेंट का रेट होगा वो 9.4% के आसपास ही रहेगा। और उसके अलावा जो एवरेज पे आउट रेस 2021 के अंदर था तो वो 8.3% के आसपास चल रहा था। तो बेसिकली इस तरीके से ये पूरी न्यूज़ है यहाँ पर। और बोला ही गया है, ये मतलब ये तो नंबर्स हैं, इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। तो इससे कंक्लूजन ये निकाला गया कि ये जो 9.4% या 10% के आसपास की फिगर है, तो ये प्री कोविड लेवल्स पर पहुंच गई है। जनरली माना ही जाता है कि यहाँ पर डेवलपिंग नेशंस के अंदर, जिसके अंदर इंडिया ऑब्वियसली है, तो उसके अंदर 10 to 12% to 15% अगर रहता है तो वो बेटर रहता है। इसके अंदर अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो भी एक तरीके से डिज़ास्टर्स ही रहता है, क्योंकि काफ़ी सारे रीजंस हैं। उसमें क्या होगा कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इन्फ्लेशन बहुत ही बढ़ जाएगा वगैरह। तो ऐसे कुछ रीजंस होते हैं उसकी वजह से। आगे चले तो यहाँ पर इंडिया इंकॉर्पोरेटिव, अगेन इंडिया इंकॉर्पोरेटिव का मीनिंग होता है कि टोटल जो मतलब इंडिया का पूरा बिजनेस सेक्टर है वो उसको रेफर किया जा रहा होता है। ये एक मीडिया बेस्ड टर्म है, ये ऐसी कोई डेफिनेटिव टर्म नहीं है। इसके अंदर मैं ये नहीं बता सकता कि कितनी कंपनीज आती हैं, कोई ग्रुप है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो पुट्स ब्रेक्स ऑन 3 बिलियन ग्लोबल बॉन्ड इशूज पोस्ट फेड मूव। तो मैंने अगेन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ है। इसके अंदर बोला ये गया है बेसिकली कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज़ ने, जैसे मैंने लास्ट पॉइंट के अंदर लिखा भी है, RIL जैसे रिलायंस, SBI, VI मतलब वोडाफोन आइडिया, तो ऐसी काफ़ी सारी और भी कंपनीज़ हैं जिन्होंने मिल करके US मार्केट्स और वैसे भी ग्लोबल मार्केट्स के अंदर बॉन्ड्स इशू किए हैं। तो बॉन्ड्स का मीनिंग मैंने आपको बताया हुआ है और हमने कवर भी किया था टर्म्स के अंदर, तो वो सब हो गया। अब बॉन्ड्स के अंदर उन्होंने इशू किए हैं, बट अब क्या हुआ है कि यहाँ पर एज अ फेडरल ने, जो फेडरल रिजर्व ने मीटिंग में बताया है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने वाले हैं, तो उसकी वजह से इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है कि यहाँ पर MIAL, वेदांता, JSPL और ऐसी बहुत सारी और कंपनीज़ ने अपने लिस्टिंग निकाल रखी थी, जो मतलब अपना स्टार्ट करने वाले थे बस बॉन्ड की सेल्स को मार्केट्स के अंदर, US मार्केट के अंदर या वैसे भी ग्लोबल मार्केट के अंदर। तो वो टोटल वैल्यू उनकी बनती है $3 बिलियन पर। तो उतना अमाउंट ऑफ लोन की सेल्स या बॉन्ड की सेल्स अभी स्टॉप पर लग गई हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो 1 महीने बाद हो सकता है अपने रेट को बढ़ा दें, जो फेडरल रिजर्व है इसका मेन रीज़न अगेन वही है कि यहाँ पर अगर अपना रेट वो बढ़ाते हैं, इंटरेस्ट रेट, तो लोग वहाँ पर उनके बॉन्ड्स को ख़रीद लेंगे, तो वहाँ पर लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का प्रपोर्शन कम आएगा, तो इस वजह से इन्होंने सारा यहाँ पर अभी प्लान स्टॉप कर दिया है। तो इसके अंदर जैसे MIAL एक कंपनी थी, तो हो सकता है आपको उसकी फुल फॉर्म ना पता हो, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसका मीनिंग है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। और बाकी और भी कंपनीज़ हैं, वेदांता और JSPL। वेदांता की तो एक और न्यूज़ भी है, शायद नेक्स्ट टू नेक्स्ट न्यूज़ है बस। अब आगे चले तो यहाँ पर टेलीकॉम कंपनीज मस्ट ऑफर एटलीस्ट 1 प्लान ऑफ 30 डेज वैलिडिटी। तो ये इतनी ज़्यादा कोई रेलिवेंट भी न्यूज़ नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा एक अमेंडमेंट हुई है बेसिकली इसके अंदर टेलीकॉम सेक्टर वाले एक्ट के अंदर, तो उस वजह से ये थोड़ी रेलिवेंट बन जाती है। इसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि ट्राई मतलब टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या है, ये रेगुलेटर है पूरे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक अमेंडमेंट इम्पोज करा दिया
इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हर कंपनी को, जैसे आपने देखा होगा आज की डेट में 28 डेज़ के प्लान आते हैं, फिर 56 डेज़ के होते हैं, फिर 84 शायद 82 या ऐसे कुछ डेज़ के प्लान होते हैं। तो हर कंपनी को, हर टेलीकॉम कंपनी को मिनिमम एक प्लान तो ऐसा निकालना ही पड़ेगा जिसके अंदर 30 डेज़ की वैलिडिटी होगी। तो हर टेलीकॉम कंपनी को ये करना कंपलसरी हो जाएगा बाय लॉ। तो उन्होंने लॉ में ही इसको अमेंडमेंट कर दिया, ऐसा पहले कोई भी प्लान नेसेसरी निकालना नहीं होता था। तो ये इन द फेवर ऑफ यूज़र्स बात है, क्योंकि मतलब होता क्या है कि अगर आप 28 डेज़ वाला रिचार्ज कराते हैं तो आपको एक साल में ये रिचार्ज 13 टाइम्स कराना पड़ता है। अगर आप 30 डेज़ वाला कराएंगे तो उसके अंदर प्राइस में डिफरेंस ज़्यादा कंपनी चार्ज नहीं कर पाएगी, क्योंकि यूज़र को खुद भी दिखेगा कि 28 डेज़ में इतना पैसा ले रहे हैं और 30 डेज़ में इतना पैसा ले रहे हैं। और अगर वो 30 डेज़ वाला लेता है तो उसको सिर्फ साल में 12 बार ही कराना पड़ेगा, मतलब प्रोवाइडेड कि वो कुछ दिनों के लिए उसको बिना यूज़र उसके रहना पड़ेगा। बट हाँ, इतना इंडिया में मैनेजेबल है। और 28 डेज़ का अगर वो लेता है तो एक पूरा रिचार्ज उसका बच रहा है, और वो एवरेज रेवेन्यू अगर देखें तो उससे कंपनी का कोई अफेक्ट नहीं होगा। और बेसिकली कंपनी को तो रेवेन्यू टर्म्स में इफेक्ट तो होगा ही, बट एवरेज रेवेन्यू कंपनी का इफेक्ट नहीं होगा। तो ये इस तरीके से पूरी यहाँ पर न्यूज़ है। आगे चले तो यहाँ पर वेदांता रेजेस 8,000 करोड़ लोन फ्रॉम यूबीआई टू प्रीपे हाई कॉस्ट डेट। सबसे पहले वेदांता है क्या, तो मैंने आपको ऊपर भी बोला था वेदांता आगे न्यूज़ के अंदर है, तो वो यही न्यूज़ है। वेदांता बेसिकली आपकी मेटल्स और माइनिंग की कंपनी है। जैसे आपका जिंक माइन करना हो गया, आयरन, ये सब बेसिकली माइनिंग आप सभी समझ ही गए होंगे। तो वो सब माइनिंग के अंदर कंपनी काम करती है। अब मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। इन्होंने 5,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास अपना डेट उठा रखा था काफ़ी टाइम पहले से, और वो मतलब कुछ डेट इसमें से लास्ट टू लास्ट मंथ ही उन्होंने उठाया था, और उसके लिए न्यूज़ भी आई थी तो वो हमने कवर की थी। और कुछ डेट इसमें काफ़ी पुराना भी है, तो उसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पर था। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर यूबीआई एक बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ से इन्होंने 8,000 करोड़ रुपीज़ का लोन ले लिया है। और उसके लिए मतलब उसमें किया क्या है उन्होंने, उसमें 5,000 करोड़ रुपीज़ जो है उसका उन्होंने अपना सारा प्रीवियस डेट पे कर दिया है। तो उसमें क्या है कि अभी जो इनको लोन मिला है वो 7.75 इंटरेस्ट रेट परसेंट इंटरेस्ट रेट के ऊपर मिला है। तो उसमें क्या है कि जो इंटरेस्ट का डिफरेंस बचता है, क्योंकि मैंने कहा है यहाँ पर जो पहले इनका लोन चल रहा था वो काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पर था, तो ये जो लोन चल रहा था 5,000 करोड़ रुपीज़ का, तो इसके अंदर अगर हम डिफरेंस देखें तो इनको 200 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट इनका बच जाता है। तो ये इनके लिए काफ़ी बड़ी सेविंग होगी एक तरीके से, और इनको लोन अमाउंट भी 3,000 करोड़ रुपीज़ ज़्यादा मिल रहा है, तो उसको यूज़ भी कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा उन्होंने उसके लिए सिक्योरिटी, जो उन्होंने इतना लोन अभी लिया है, मतलब वेदांता ने यूबीआई से लिया है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, 14.8% ऑफ द शेयर्स जो उन्होंने ओन कर रखे हैं हिंदुस्तान जिंक के अंदर। हिंदुस्तान जिंक एक और कंपनी है जो भी माइनिंग के अंदर ही डील करती है, तो उसके 14.8% शेयर्स जो वेदांता के पास हैं उनको प्लेज कर दिया है। प्लेज मतलब गिरवी रखना होता है मेनली, तो ये कर दिया है। और ये इस बेसिस पे बेसिकली एक पॉइंट निकलता है कि यहाँ पर वेदांता ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर लिया है अपनी पूरी डील को। तो इस ये पूरा यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलेंगे यहाँ पर एलएनजी टर्मिनल्स रनिंग ऑन लो कैपेसिटी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और काफ़ी ज़्यादा एक कॉशियस करने वाली भी न्यूज़ है। इसके अंदर यही मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पर जो एलएनजी टर्मिनल्स हैं, एलएनजी मतलब क्या होता है, ये आपकी लिक्विफाइड नेशनल गैस को, जैसे उसकी फुल फॉर्म होती है मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, बट ये गैस के अंदर और आपके पावर सोर्स या फ्यूल सोर्स के अंदर ही ये है टर्म। तो इसका जो क्रंच हुआ है, क्रंच मतलब इसकी सप्लाई बहुत ही कम हो गई है, उसकी वजह से इंडिया के जो बड़े बड़े पोर्ट्स बने हुए हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इंडिया के अंदर बहुत ही बड़े बड़े पोर्ट्स हैं जो सिर्फ एलएनजी की इंपोर्टिंग के लिए मशहूर है। तो वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वहाँ से मतलब इंपोर्टिंग करते हैं, और यहाँ से मतलब पूरी इंडिया के अंदर वो यूज़ होता है। तो उसकी वजह से जो इनका अभी प्राइसेस बढ़ गए हैं और सप्लाई भी कम हो गई है, तो ये जो पोर्ट्स हैं वो कम कैपेसिटी के अंदर चल, कम कैपेसिटी का मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई पोर्ट है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा बना हुआ है या इतना बड़ा वो पोर्ट है अपने आप में कि उससे फॉर एग्जांपल 100 मिलियन टन्स एक ईयर में आ सकता है जो आपका एलएनजी है। बट ऐसा नहीं हो पा रहा क्योंकि सप्लाई ही इतनी नहीं हो रही है। तो ये काफ़ी एक अंडर यूटिलाइजेशन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक कॉशियस करने वाली बात होती है, क्योंकि मतलब वही है कि इसकी वजह से एफिशिएंसी कम, पूरी इकोनॉमी की कम हो जाएगी। अब यहाँ पे शेल एक कंपनी है इस सेक्टर के अंदर, आपने शेल का हो सकता है लोगो भी देखा हो, वाइट या येलो रेड टाइप कलर का इनका लोगो है। तो शेल का अगर हम देखें तो यहाँ पर 5.2 मिलियन टन्स पर ईयर इनका कैपेसिटी है, और इनका जो पोर्ट है वो हज़ारा पोर्ट है जहाँ पर ये बेसिकली इंपोर्ट करते हैं। तो वो अभी 63% कैपेसिटी पे ही यूटिलाइज हो पा रहा है।
जो कि काफ़ी मतलब एक बुरी फिगर ही कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर 75% से ऊपर भी होता तो भी एक पॉजिटिव फिगर उसको कह सकते थे। तो वो सब यहाँ पर है। बाकी पेट्रोनेट भी इसी के अंदर एक कंपनी है, उसका एक पोर्टल है, टर्मिनल है, दहेज टर्मिनल करके। तो उसके अंदर इनका जो कैपेसिटी है वो आज के टाइम पर 17.5 मिलियन टन्स पर ईयर की कैपेसिटी इनकी है, जो इनका पोर्ट है उसकी। और जो अभी मतलब ये तो फुल कैपेसिटी पर है, बट आज के टाइम पे जितना वो कर पा रहे हैं, यूटिलाइज कर पा रहे हैं इस सप्लाई क्रंच वगैरह की वजह से, तो वो 6% ड्रॉप हो चुका है और अब वो 90% पर आ गया है। ये अपने आप में एक डिसेंट अमाउंट है, पर इसका जो डिक्रीज़ हुआ है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आई होप आपको ये पूरी न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। इसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे प्राइसेस इनके बढ़ गए हैं गैस के पूरे सेक्टर के अंदर। आगे चलते हैं यहाँ पर हाइक इन रिवर्स रेपो रेट लाइकली इन अर्ली फेब। तो रिवर्स रेपो रेट सबसे पहले समझते हैं होता क्या है। तो रिवर्स रेपो रेट के अंदर बेसिकली होता है कि यहाँ पर आप किस रेट पर आपका जो कमर्शियल बैंक है वो पैसा दे रहा होगा आरबीआई को। जैसे रेपो रेट होता है, रेपो रेट इसका उल्टा होता है कि आरबीआई किस इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो आपके बैंक्स हैं उनको आपकी लेंडिंग कर रहा होगा। तो उस बेसिस पे निकाला जाता है कि आपके कमर्शियल बैंक्स भी हो सकता है कभी उनको लोन देना पड़े, या फिर आरबीआई खुद बोले कि आप ये जो इतना फंड पड़ा है आपके पास एक्स्ट्रा, इसको हमें दे दो। क्योंकि उससे अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या करेगा, कमर्शियल बैंक किसी ना किसी को लोन दे देगा। अगर लोन दे देगा तो हो सकता है लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए मार्केट के अंदर, और हो सकता है किसी टाइम पर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हो, जैसा कि आज हो रखा है। तो लिक्विडिटी बढ़ी हुई है, इसकी वजह से आरबीआई क्या चाहता है, लिक्विडिटी कम हो जाए। तो लिक्विडिटी कम करने के लिए वो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा, ताकि जो बैंक्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा खुश हो सके बेसिकली आरबीआई को लोन देते टाइम, ताकि उनको इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा मिलेगा फिर। तो उस बेसिस पे ये पूरी चेन चलती है, और रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने की बात की जा रही है अर्ली फेब के अंदर। क्यों की जा रही है ये आई होप आपको मेरी पूरी जो मैंने स्टोरी से सुनाई इससे आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली इसलिए की जा रही है ताकि लिक्विडिटी कम करी जा सके। लिक्विडिटी कंट्रोल करना, कम करना, ज़्यादा करना, ये बहुत ही मेजर कंसर्न होता है, और वन ऑफ द मेजर एक मतलब टास्क होता है आपके जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनका। जैसे मैंने पहले भी बोला, फेडरल रिजर्व भी ऐसा कर रहा है, आरबीआई को भी हो सकता है ऐसा करना पड़े, तो वो सब इसी सेक्टर के अंदर काम आएगा। तो वो हो गया यहाँ पर। बाकी एमपीसी जो है मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये एक ऐसी कमेटी है जिसको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, और ऐसे बहुत ओपन मार्केट ऑपरेशंस और ऐसे बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जिनकी एक पूरी रिपोर्ट बनानी होती है। इसकी भी मीटिंग बाय मंथली बेसिस पर ही होती है, यानी 2 महीने में एक बार होती है। बट ये ऐसी कोई मीटिंग, ऐसी कोई स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं है, ये भी कभी भी हो सकती है बीच में एज एन इमरजेंसी मीटिंग। तो इनकी भी मीटिंग अभी ये इमरजेंसी वाली नहीं है, बट हाँ ये मीटिंग है, और ये Feb 9 को आपका पूरा अपना लास्ट वर्डिक्ट दे देंगी। वर्डिक्ट के अंदर इनका पूरा रिकमेंडेशन लिखा होगा कि क्या क्या ये करना चाहती हैं यहाँ पर। तो आई होप आपको ये पूरा यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो ये लास्ट न्यूज़ आज की, इस पे चलेंगे। फेडरल मतलब फेड ऑयल मेक रुपी सेकेंड वर्स्ट यूनिट इन एशिया। तो ये अपने आप में इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी एक डिज़ास्टर्स न्यूज़ आप कह सकते हैं। इसके अंदर मैं पहले आपको जो फेड और ऑयल लिखा है इसका मीनिंग बताता हूँ। वैसे मैंने आपको थोड़ा बहुत आज की न्यूज़ के अंदर ये बता दिया है ऑलरेडी। इसके अंदर फेड का मीनिंग है कि आपका यूएस फेडरल रिजर्व का अगेन जो मेजर है, जिसके अंदर अपने रेट्स को बढ़ाने वाले हैं, वो सब करने वाले हैं, तो उसके अंदर ये बात की जा रही है। और दूसरा ऑयल जो है उसके अंदर है कि प्राइसेस ऑयल के सेंस बढ़ गए हैं और सप्लाई में वोज हो गए हैं। अब क्या है कि यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट, ऑयल, गोल्ड, ये सब चीज़ें होती हैं, ये आपके फॉरेन करेंसी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं मेनली जो आपके फॉरेन करेंसी के अंदर ऑन अ डेली बेसिस और मोर देन ऑन अ डेली बेसिस मिनट्स के बेसिस पे एक्सचेंज हो रही होती हैं। और इनका मेन पर्पस आपके ट्रेडर्स भी कर सकते हैं, और भी मतलब जो असली में यूज़ करने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग भी कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के बेसिस पे क्या होता है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रेट चल रहा होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर आपको नहीं पता तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि जैसे $1 75 का होता है, या $1 76 का हो गया आज की डेट में, ये डॉलर इतना बढ़ गया, घट गया। तो ये सब चीज़ें होती हैं, वो एक्सचेंज रेट को ही बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल बन गया है, मतलब रुपी बहुत ज़्यादा वोलाटाइल बन गया है। रुपी का जो डॉलर रेट है उसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा हमें अभी वो डिक्लाइन देखने को मिला है। तो अगर डिक्लाइन हो रहा होता है तो बेसिकली आपको नंबर्स के अंदर चीज़ें बढ़ती हुई देखेंगी। जैसे अगर 75 रुपीज़ पर डॉलर था पहले, तो अगर 76 रुपीज़ पर चला गया तो उसका बेसिकली मीनिंग होता है कि रुपी डेप्रिशिएट कर गया, रुपी की वैल्यू कम हो गई है। तो वोलाटाइल यहाँ पर बहुत ज़्यादा रुपी बन चुका है।
अब वोलाटाइल का मीनिंग सिर्फ ये नहीं होता कि कम होनी होती है वैल्यू, बट वोलाटाइल का मीनिंग न्यूज़ के अंदर तभी आता है जब कम हो गई होती है वैल्यू। अगर कोई चीज़ बढ़ गई होती है तो जनरली वोलाटाइल उसके लिए नहीं लिखते हैं। वोलाटाइल का वैसे लिटरल मीनिंग होता है उसके अंदर चेंजेस बहुत ज़्यादा होना, यानी कि वो जैसे 76 था 78 हो गया 74 पे चला गया, तो बहुत ज़्यादा ऐसे फ्लक्चुएशंस होना वोलाटाइल होता है। अब ये वेडनेसडे से बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो चुका है, और वेडनेसडे को बाकी मार्केट्स बंद थे, बट फेडरल रिजर्व का जो डिसीजन था वो उसी दिन आया था, और बाकी करेंसी मार्केट भी खुले रहते हैं, तो उसके दिन अगर बाकी मार्केट्स बंद होते हैं और एक मार्केट खुला होता है तो उसमें अंदर ट्रेडिंग भी ज़्यादा होती है। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा वोलाटाइल ये बन चुका है, और वर्स्ट करेंसी बन चुका है अपने पूरे एशिया के अंदर, मतलब सेकेंड वर्स्ट करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। तो ये जो करेंसी लिखी हुई है, और ये वर्स्ट बेस्ट सेकेंड वर्स्ट ये सब कैसे है, तो बेसिकली एक इन्होंने यहाँ पे मेजर लिया है फॉल अगेंस्ट डॉलर, तो डॉलर के अगेंस्ट कितना फॉल आया है, तो वो यहाँ पर देखा गया है एज अ मेजर कि हम कैसे इसको रेटिंग दे रहे हैं। बाकी इसके अंदर LIC IPO के अगर अगेंस्ट कुछ दिक्कत हो जाए ऐसा लगेगा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट भी इसके अंदर, या सेंट्रल बैंक भी कहना चाहिए, इसके अंदर स्टेप इन करेगा। सेंट्रल बैंक कैसे स्टेप इन कर सकता है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, वो आपके रुपीज़ को खरीद लेगा डॉलर से जो इसके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर रुपीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिस भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसकी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली थोड़ी बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से आपका हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कतें आएँ, रुपी बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो जाए या ऐसा कुछ हो, तो RBI अपने पास रुपीज़ बाय करके रख लेगा, तो उसमें RBI के पास कंट्रोल भी आ जाएगा अपनी करेंसी के ऊपर। तो इस बेसिस पे सेंट्रल बैंक काफ़ी ज़्यादा ये ऐसे इंटरफेयर कर भी सकता है फ्यूचर के अंदर, अगर LIC IPO के टाइम पे दिक्कत आती है। अब रुपी रेट से LIC IPO को क्या फ़र्क पड़ता है, तो LIC IPO के अंदर जो भी लोग फॉरेन से इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर रुपी ऐसे ही वोलाटाइल चलता रहा तो हो सकता है किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा गिर गया हो। उस टाइम पे वो रियल गिरावट नहीं है रुपी के अंदर, बट वो ऐसा सिर्फ लग रहा है क्योंकि वोलाटाइल बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि सिंस वो गिरा हुआ है तो बाहर के लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दें और असल में उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बहुत ही कम रह जाए। तो उसके अगर ऐसी कुछ दिक्कतें लगती हैं तो RBI वहाँ पर इंटरफेयर कर सकता है फ्यूचर के अंदर। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं। और बाकी एडिटोरियल की वीडियो अलग से आ रही होगी थोड़ी देर में इसी चैनल के ऊपर। सो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।